बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करना है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से जो है वो कंप्लीट किया था। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान में हमने फ़र्क बताना है। तो पेज नंबर 6 के ऊपर इसका आंसर है। तो यहाँ पर ये देखें, पेज नंबर 6 के ऊपर जो है एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान में जो है वो कंप्लीट डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ से आपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मौजूद है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.2, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कहते एक्सप्लेन करें कि कैसे बॉइलिंग जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से जो है वो रिलेट करती है। तो इसका आंसर जो है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। कहते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज, कहते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जब वो बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एंड व्हेन प्रेशर डिक्रीज, जो प्रेशर जो होता है वो कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। पहले हमने रिलेशन बता दिया, अब हमने इसको डिस्क्राइब भी करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए आपने बुक के पेज नंबर 7 पर आ जाना है। यहाँ पर बेटे आपने इफ़ यू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कराची इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप कहते हैं कराची में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मेजर करोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड इफ़ यू मेजर दिस बॉइलिंग पॉइंट एट मरी इट विल बी 98 डिग्री सेल्सियस। तो मरी में ये 98 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लोअर देन दैट इन द कराची। तो इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट भी है वहाँ पर कम हो गया है। उसके बाद आपने इसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक लिख देना है। तो इस तरीके से आपका 14.2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन हमारे पास हाफ जो है वो नोट्स पर मैंने आपको करवाया है और हाफ जो है वो पेज नंबर हमारे पास 7 पर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14.3 है, व्हाई द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। कहते हैं एवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत क्यों नहीं होती। इसका आंसर आपने यहाँ से करना है। एवेपोरेशन डज नॉट नीड एक्सटर्नल हीटिंग। कि एवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए हमें एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, बाहर से हीट की जरूरत नहीं होती। बिकॉज क्योंकि इट गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि एवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें लिक्विड के अंदर से ही मिलती है। ये मैंने आपको काफी मरतबा एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड के अंदर जो है वो हाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जो है वो लिक्विड के सरफेस पर आते हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है, तो इस कंटेनर के अंदर जो है वो हाई एनर्जी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, वो आकर इस तरह इसकी जो ऊपर वाली सरफेस पर आ जाएंगे और वहां से जो है वो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो इसी को ही हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो कहते हैं इसके पास पहले से ही काइनेटिक एनर्जी होती है इन मॉलिक्यूल्स के पास। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें एवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें अंदर से ही, लिक्विड के अंदर से ही वो एनर्जी मिल रही होती है। द हाई एनर्जी पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस एज वेपर। और ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस, लिक्विड की सरफेस के अंदर से जो है वो वेपर्स मतलब किसको कहते हैं, गैस की फॉर्म में जो होते हैं, बुखारात की फॉर्म में जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। 14.1 भी कर लिया, 14.2 भी कर लिया, 14.3 भी कर लिया। अब हम 14.4 करने लगे हैं। वाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉर द फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ। कहते हैं फेज चेंज के अंदर जो हीटिंग और कूलिंग कर्व होते हैं वो सेम पाथ ही क्यों जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर पेज नंबर 4 के ऊपर देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ, अब जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो ये हमारे पास एज अ हीटिंग कर्व होता है। ठीक है, इधर से इधर मूव कर रहे होते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो ये हमारे पास हीटिंग कर्व है। और जब हम इधर से उल्टा मूव करते हैं, एफ से ई, ई से डी, डी से सी और सी से बी और फिर बी से ए, तो ये हमारा जो होता है वो कूलिंग कर्व कहलाता है। ठीक है, तो फेज चेंज तो हो रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सॉलिड से जो है वो गैस के अंदर चीज जा रही है और यहाँ से गैस से दोबारा सॉलिड के अंदर आ रही है। ठीक है, तो फेज चेंज तो दोनों के अंदर हो रहा है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि फेज चेंज तो दोनों सूरतों में ही हो रहा है, हीटिंग कर्व में भी और कूलिंग कर्व में भी। तो कहते हैं ये दोनों सेम पाथ जो है, इन्होंने सेम पाथ ही अडॉप्ट किया है ना, इख्तियार किया है। तो कहते हैं दोनों ने सेम पाथ क्यों अडॉप्ट किया है, इसका आंसर हमने देना है। इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है द हीटिंग एंड द कूलिंग कर्व। कहते हैं जो हीटिंग और कूलिंग कर्व होते हैं फॉलो द सेम पाथ। सेम पाथ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज। कहते हैं जितनी हीट फेज चेंज के अंदर एब्जॉर्ब जज़ब की जाती है वो बराबर होती है टू द हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिवर्स फेज चेंज। कहते हैं जितनी हीट जो होती है एक फेज चेंज के लिए एब्जॉर्ब की जाती है, उतनी ही जो हीट है उसी फेज चेंज का जब रिवर्स होता है, उलट होता है, तो उतनी हीट उसके अंदर से निकाल दी जाती है, रिलीज होती है, खारिज होती है। मतलब कि जितनी हीट ए से एफ पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने जज़ब की थी ना सिस्टम ने, उतनी एफ से ए पॉइंट तक वापस आने के लिए सिस्टम ने उतनी हीट जो है वो रिलीज की है। तो जितनी हीट हमने एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज खारिज होने वाली हीट के बराबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम हीटिंग कर्व के अंदर यूज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है, उतनी हीट जो है वो हम वापस कूलिंग कर्व में आने के लिए जो है वो अब एफ से ए में वापस आने के लिए हम उतनी ही हीट जो होती है उसको हम रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सेम पाथ अडॉप्ट करते हैं। देयरफॉर इस वजह से टेम्परेचर चेंजेस इन द सेम वे, तो इस वजह से टेम्परेचर भी जो है वो सेम तरीके से चेंज होता है। अब नेक्स्ट है 14.5 वाई आइस मेल्ट व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, ठीक है, अप्लाई करना। कहते हैं जब आइस के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो मेल्ट क्यों हो जाती है, वो पिघल क्यों जाती है। तो इसका आंसर है आइस मेल्ट अंडर प्रेशर। प्रेशर से जो है वो आइस जो होती है वो मेल्ट करती है बिकॉज क्योंकि प्रेशर लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि प्रेशर की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो हो जाता है एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में आइस चेंजेस इनटू वाटर। आइस जो होती है वो पानी के अंदर तब्दील हो जाती है इवन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो कहते हैं इस नतीजे में क्या होता है, आइस चेंजेस इनटू वाटर, आइस पानी के अंदर तब्दील हो जाती है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। कहते हैं इसके टेम्परेचर बढ़ाए बगैर ही जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो जाती है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू फेज चेंजेस अकर। फेज चेंजेस क्यों होते हैं, फेज चेंज का मतलब होता है मैटर डिफरेंट हालतों में क्यों तब्दील होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर दोबारा स्टीम के अंदर, तो इस तरीके से क्यों चेंज होता है। तो कहते हैं फेज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर। कहते हैं फेज चेंजेस जो हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर तब्दीली आने की वजह से होते हैं। दीज चेंजेस अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं ये जो तब्दीलियां होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मैंने आपको बार बार बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब कहता है दो एटम, आयन या मोलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो कहते हैं ये जो चेंज है टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, ये मोलिक्यूल्स के दरमियान में, पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मुतासिर करते हैं, कॉजिंग द सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। हमारा एक्सरसाइज का पार्ट सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है 14.1 से 14.6 तक कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से और आसान वर्डिंग में इनके आंसर लिखे हैं ताकि जो है आप आसानी से इसको याद कर सकें, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट वर्डिंग को याद करेंगे, अगर आपको पेपर के अंदर ना उनकी समझ होगी और ना ही आपको वो आसान वर्डिंग में लगेंगे तो फिर तो पेपर के दौरान आपको भूल सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा जो है ना एग्जैजरेट करने की बजाय अगर आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर को कर लेते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको करेक्ट आंसर लिखने पे नंबर देना है, ना कि अगर आप उसको डिफिकल्ट वर्डिंग में और बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, आप टू दी पॉइंट और आसान वर्डिंग में आंसर दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमने जो है पार्ट डी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करना है। 14.1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। कहते हैं दो गैसेस की डिफ्यूजन के रेट को हमने एक्सप्लेन करना है काइनेटिक थ्योरी की बुनियाद पर। तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 11 पर है। पेज नंबर 11 पर आ जाए बेटे। अब पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपने इसको कैसे लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्यूजन की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, ये हेडिंग देनी है। और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ से लेकर डिफरेंट गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक करना है। फिर पेज नंबर 12 पर आपने ये वाला पैराग्राफ करना है और इस पर हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है मेरे इस चैनल पर मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट 14.2 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग एंड इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर। 14.2 में ये पूछा गया है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है प्रिंटिंग के अंदर और इसको हम एयर फ्रेशनर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो पेज नंबर 8 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 8 पे आपने एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन जो है उसके अंदर ये सॉलिड एयर फ्रेशनर वाला और सब्लिमेशन प्रिंटिंग वाला करना है। तो सबसे पहले आपने सब्लिमेशन प्रिंटिंग को और फिर आपने जो है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर वाला इन दोनों पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत आसान तरीके से कवर किया है, आपको इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वाटर के अंदर जो जो तब्दीलियां आती हैं टेम्परेचर चेंज करने पर, उसका आपने जो है वो हीटिंग कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने पेज नंबर 5 पर आ जाना है। पेज नंबर 5 पर यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है फिजिकल चेंजेस इन वाटर। ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है और फिर आपने यहाँ से लेकर बेटे सिर्फ यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आपने नहीं करना, ये कूलिंग कर्व की बात की हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद अब मैं आपको जो है वो हीटिंग कर्व भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है फिजिकल चेंजेस इन वाटर और फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करने का कहा है तो आपने इस तरीके से जो है इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, इसके अलहदा से नंबर होंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख देनी है और ग्राफ नहीं बनाना, आपने ग्राफ भी बनाना है। तो ये जो ग्राफ है मैंने वाटर के हिसाब से बनाया। आपको पता है कि 0 डिग्री पे आइस होती है। ठीक है, वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हीट किया, हीट करने पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गया और फिर यहाँ पर जो है लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यहाँ पर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर और हीट किया तो जो वाटर था मजीद उसको हीट किया तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। और आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मैंने वाटर के लिए स्पेशली ड्रॉ किया है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना ये सारा ग्राफ बना लेना है। वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को लेना है सेल्सियस स्केल के अंदर और एक्स एक्सिस पे आपने जो है इंटरनल एनर्जी या फिर हीट सप्लाइड है इसको लेना है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है ये अपना लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बेटे आपने हर सूरत जो है ये ग्राफ जरूर, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको ड्रॉ करने का कहा हुआ है। आपने क्या करना है, पहले ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर आपने जो है इस ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी और ये क्वेश्चंस आसान लगे होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।